आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, हम ऑलरेडी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ। पॉइंट चार्ज का फार्मूला भी हमने गॉस लॉ से निकाला था। पॉइंट चार्ज का फार्मूला हम ऑलरेडी कूलॉम्स लॉ की हेल्प से भी डिराइव कर चुके हैं। तो हमें डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड आउट करना है विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो उसमें हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस शीट इज द एग्जांपल ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, remember one thing, whenever we will use word sheet it means this is a non conducting material. okay, conducting material के लिए हम plate word use में लेते हैं। okay, now ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके कारण हमें इसके सराउंडिंग में P इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट। ओके, तो P पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, और ये किस डिस्टेंस पे, ये परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे है शीट से। ओके, ये हमें गिवन है। तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो 3, 4 या 5 मार्क्स के आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है जो लिखने की, वो सबसे पहले जो गिवन सिस्टम है उसकी डिटेल हमें देनी है। ओके, तो सबसे पहले हम इस गिवन सिस्टम को, इस गिवन चार्ज सिस्टम की सारी डिटेल यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो कंसीडर ए uniformly charged non-conducting plane sheet of surface charge density sigma and P is our observation point at distance r at perpendicular distance r from the sheet. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया जो हमें गिवन है। हमें कितना चार्ज गिवन है शीट पे हमें नहीं पता, कितना एरिया है शीट का हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसकी साइज क्या है, इनफाइनाइट है अगर, तो फिर हम ये नहीं मालूम कर सकते कि चार्ज कितना गिवन है, इस पे टोटल एरिया कितना है। तो हम सिंपली, हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है, डेट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि जो एरिया है, सपोज कोई हमारे पास पर्टिकुलर एरिया है, जैसे इसी शीट के अंदर मैंने ये एरिया निकाला, इतना सा एरिया, इस एरिया के अंदर मैंने नंबर ऑफ चार्जेस काउंट करे, कितने हैं, Q। तो 1 यूनिट एरिया में कितने चार्जेस हो जाएंगे, Q अपॉन A। This Q upon A, number of charges per unit area, is known as surface charge density. ओके, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक शीट है और उसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पे चार्जेस हमने दिए 500। तो इसका सिग्मा कितना हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हुई इसकी, तो हमें क्या करना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। सो दिस इज 5। ओके, अब यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है हर यूनिट एरिया के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसको 100 इक्वल पार्ट में बांटा, तो हर पार्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, और हर एक पार्ट में 5 चार्जेस आएंगे। 5 चार्जेस पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिर दूसरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में फिर 5 चार्ज, फिर तीसरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में फिर 5 चार्ज। ऐसे करते करते टोटल एरिया कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने चार्ज आ रहे हैं, 5 चार्ज। तो 5 × 100 कितने हो गए चार्जेस, 500 चार्जेस। ओके, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें देखने को मिलता है तो वी विल से दैट द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस। ओके,
अब जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट। याद रख लीजिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म होगा, इसको नोट पे कर लेना, इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर सरफेस। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, जैसे पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 चार्जेस हैं, दूसरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 चार्जेस हैं, तीसरे में फिर 5 हैं, फिर एक और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिया उसमें 20 चार्जेस हैं, तो इस तरह का अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, हर पार्ट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमने शीट का नंबर ऑफ चार्जेस, पूरे चार्जेस लिए, पूरा एरिया लिया, मैंने पर्टिकुलर एक छोटा एरिया निकाला, मान लेते हैं वो एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में मैं देखा कितने चार्जेस बैठे हैं, 10 चार्जेस, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हुई, 5। फिर मैंने एक और एरिया लिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में मैंने देखा कितने चार्जेस बैठे हैं, 25, तो वापस से सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हुई, 5। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का तो शीट के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर जहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, उसके हर पॉइंट पे, हर लोकेशन पे, हर पार्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, सो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी हमारी, कांस्टेंट है। और ये इनफाइनाइट प्लेन शीट से मतलब क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट से मतलब केवल इतना है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है उससे जो इसकी डिस्टेंस है, यानी कि ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है, उसके कंपेरिजन में इस शीट का साइज काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज है, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत पास में है शीट के। इसका मतलब ये है, इनफाइनाइट मतलब ये नहीं है कि ये अनअप्रोचेबल हो गया है, ये हमारे हाथ से बाहर निकल गया है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये अप्रोचेबल ही है शीट हमारे, बट इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये कैसी है, काफ़ी लार्ज है, ये पॉइंट इसके काफ़ी पास है। फॉर एग्जांपल हम किसी बिल्डिंग के आगे खड़े होके, जस्ट उसके पास खड़े होकर अगर हम ऐसे देखते हो तो हमें बिल्डिंग बहुत ऊंची लगती है। उसी बिल्डिंग को अगर हम पीछे से जाके देखें, यानी हमने अगर ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बढ़ा दिया तो उसकी हाइट हमें नॉर्मल लगती है, और अगर हम और बहुत दूर चले गए तो वही जो बिल्डिंग बहुत ऊंची लग रही थी वो अब बहुत छोटी लगने लगती है। तो हमारे रेस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हाइट कम ज़्यादा होती है, तो इस ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी साइज अभी लार्ज है, तो हम क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरे सरफेस पे, हर पॉइंट पे, हर लोकेशन पे कैसी है, कांस्टेंट है। ओके, नाउ वी विल अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब गॉस लॉ लगाने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 के अंदर हम 3 काम करते हैं। पहला, हमें जो गॉसियन सरफेस चूज करनी है, जो क्लोज सरफेस चूज करनी है, वो डिसाइड करेंगे कि कैसी सरफेस ली जाए। तो इस शीट के लिए हमें सूटेबल जो लग रही है गॉसियन सरफेस वो है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो पहला काम तो कंप्लीट हो गया। दूसरा काम होता है कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को, यानी जो आपने सरफेस चूज कर ली है एज ए गॉसियन सरफेस, उसको गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में आप कैसे फिक्स कर रहे हैं, कैसे सेट कर रहे हैं, यानी उसकी कैसी पोजीशन रख रहे हैं। हम हमारे सिलेंडर को इस शीट में, शीट के पैरेलल रखना चाहते हैं या शीट के परपेंडिकुलर रखना चाहते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन के लिए हमें इसको शीट के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। और कैसे रखना पड़ेगा, शीट में से पेनिट्रेट करके, शीट में एक ओपनिंग बना के ये पीछे की तरफ जाएगा। कितना पीछे जाएगा, जितना आगे रहेगा उतना ही ये पीछे की तरफ निकलेगा। ओके, मान लेते हैं अगर ये 1 मीटर का है तो 500 सेंटीमीटर तो शीट में आगे की तरफ दिखेगा और 500 मीटर शीट के पीछे की तरफ दिखेगा। ओके, तो और ये कैसे जाएगा पीछे की तरफ, इसके अंदर एक ओपनिंग बना के। ओके, यहाँ पे ये ओपनिंग कितनी बनाएगा, तो ओपनिंग बनाने वाला कौन है, ये वाला एरिया जो हम सिलेंडर ले रहे हैं, जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, उसका जो ये सर्कुलर फ्लैट सरफेस है, इसका जितना एरिया होगा उतना ही इस ओपनिंग का एरिया होगा। तो हम कह सकते हैं इस ओपनिंग का एरिया कितना है, एस, क्योंकि हमारी सर्कुलर फ्लैट सरफेस का एरिया कितना है, एस, तो इसका भी एरिया कितना हुआ, एस। ओके, नाउ तो 2 काम तो ये हो गए स्टेप 1 में, कौन सी सरफेस चूज करनी है और उसको कैसे पोजीशन में रखना है शीट के साथ में। तीसरा काम हमारा है कि ये जो भी सरफेस हम ले रहे हैं ये कहाँ से पास करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। जो भी हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं वो हो सकता है 2, 3, 4 अलग 4 या 5 कितने भी फ्लैट या ओपन सरफेस से मिलके बनी हो। ओके, जैसे ये वाली जो गॉसियन सरफेस है जो हम चूज कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये
तीन सरफेस से मिलके बनी है, तीन फ्लैट सरफेस से मिलके बनी है या तीन ओपन सरफेस से मिलके बनी है। एक ये वाली जो आपके सामने है, एक ये वाली जो मेरे सामने, दिस इज सर्कुलर फ्लैट एरिया, दिस इज ऑल्सो सर्कुलर फ्लैट सरफेस, और तीसरी ये कर्व्ड सरफेस। तो इन तीन सरफेसेस से मिलके बनी है। अगर मैं यहाँ से ये ढक्कन हटा दूँ, यहाँ से ये ढक्कन हटा दूँ, तो वो जो ढक्कन है, दो ढक्कन मेरे हाथ में आएंगे, दो कैप मेरे हाथ में आएंगे, वो दोनों क्या है, सर्कुलर फ्लैट सरफेसेस, दोनों ओपन है। ओके, और फिर ये भी क्या हो गई, ओपन, क्योंकि यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे भी एंट्री है। ओके, तो अगर उनसे वापस इसको पैक कर दे तो ये सिलेंडर कैसा बन जाएगा, क्लोज सिलेंडर। ओके, तो ये जो क्लोज गॉसियन सरफेस है, ये तीन इंडिविजुअल फ्लैट, तीन इंडिविजुअल ओपन सरफेसेस से मिलके बनी है, जिसमें दो तो फ्लैट सरफेसेस हैं और एक कर्व्ड सरफेसेस है। अब ये तीन पार्ट से मिलके बनी है कंप्लीट गॉसियन सरफेस, तो इनमें से जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो किसी भी पार्ट पे आ जाए, लेकिन आना कंपलसरी है। यानी हमारा गॉसियन सरफेस इस तरह से हमें रखना है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो इसकी किसी एक सरफेस के ऊपर आ जाए। यहाँ पे हमने इसको कैसे रखा है, शीट के परपेंडिकुलर। तो शीट के अगर परपेंडिकुलर रखा है तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कहाँ आ रहा है, इसके फ्लैट वाले पार्ट पे आ रहा है। ओके, तो हमारे ये तीन काम हो गए। स्टेप 1 के अंदर तीन काम कौन कौन से, सबसे पहले वापस से कौन सी सरफेस चूज करनी है वो डिसाइड करना है। दूसरे में उस गॉसियन सरफेस को कैसी पोजीशन पे रखना है गिवन चार्ज सिस्टम के साथ, वो डिसाइड करना है। तीसरा, वो कहाँ से पास करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से। तो ये सब लिख लेते हैं हम स्टेप 1 में। एज्यूम ए सर्कुलर cylindrical Gaussian surface of cross sectional area S। ओके, ये पहला काम हो गया, कौन सी सरफेस चूज करी हमने। अब देखिए इसको कैसे लिखने का तरीका कैसे, अब क्या बताना हमें, इसकी पोजीशन। तो पोजीशन के बारे में लिखना है, सच दैट इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द शीट। ओके, ये पोजीशन बता दी हमने इसकी। अब तीसरा क्या होना है, कहाँ से पास करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। एंड इट्स फ्लैट सरफेस, फ्लैट सर्कुलर सरफेस passes through ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ओके, तो इस तरह से हमें लिखना है। लीनियर चार्ज में भी हमने ये करा था स्टेप 1 के अंदर, वहां भी हमने तीन काम करे थे स्टेप 1 में। पहले कौन सी सरफेस चूज करी थी, सिलेंड्रिकल। दूसरा, उसकी पोजीशन बताई थी, कैसे रखा था सिलेंड्रिकल सरफेस को। सिलेंड्रिकल सरफेस को हमने ऐसे रखा था, सच दैट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर लाइज ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। तो सेकंड में पोजीशन बता दिया। तीसरे में कहाँ से पास करनी चाहिए थी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से, तो उसको हमने ये भी लिख दिया था, एंड द कर्व्ड सरफेस पास थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ओके, तो स्टेप 1 के अंदर हमें तीन काम करने होते हैं, कौन सी सरफेस चूज करनी है, उसकी क्या पोजीशन है, और वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से पास करना चाहिए। ओके, ये स्टेप 1 हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ओके, स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है, देखिए यहीं से हमारी कैलकुलेशन शुरू होगी। हमारे पास जो गॉस का फॉर्मूला है वो क्या है, गॉस का फॉर्मूला है E/ds cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस फॉर्मूला। यही हमारा गॉस लॉ से मिला हुआ गॉस फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। तो हमारा वर्किंग फॉर्मूला कौन सा है, ये गॉस फॉर्मूला। ओके, अब देखिए ये कौन सी क्वांटिटी है, लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज सरफेस। हमने यहाँ कौन सी क्लोज सरफेस ली है, ये वाली क्लोज सरफेस सिलेंडर। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। तो ये किससे रिलेटेड है, गॉसियन सरफेस से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द गॉसियन सरफेस। और ये चार्ज कौन सा चार्ज है, द चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, यानी इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी भी किसकी प्रॉपर्टी है, गॉसियन सरफेस की, और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी भी किसकी प्रॉपर्टी है, गॉसियन सरफेस की। यानी जब हमें चार्ज निकालने होंगे, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो हमें इन चार्जेस से मतलब नहीं है,
सिलेंडर के ऊपर और भी चार्जेस हो सकते हैं, नीचे से और भी चार्जेस हो सकते हैं, उससे हमें लेना देना नहीं, हमें केवल किससे मतलब है, जो चार्ज इस सिलेंडर के अंदर इंक्लोज है, ये वाले चार्ज। ओके, हमने कैसे निकाला इसको, सिलेंडर को देख लीजिए एक बार। मान लेते हैं ये हमारी शीट है और ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर ऐसे पेनिट्रेट करके गया, इधर एक छेद करके ओपनिंग बना के ये पीछे निकल गया, जितना आगे है उतना ही पीछे है। यहाँ पे जो ओपनिंग बनी उसका साइज कितना होगा, जितना साइज इसका है फ्लैट सरफेस का। ओके, अब यहाँ से हम इसको ऐसे निकालते हैं तो इसके अंदर ओपनिंग आ जाती है, इसके अंदर जो भी चार्जेस इस शीट के अंदर, इस ओपनिंग के अंदर जितने चार्जेस हैं, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्जेस हैं वही यहाँ पे लिखे जाएंगे। ओके, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कौन सा है, जो लिंक कर रहा है गॉसियन सरफेस से। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी निकालते हैं, थर्ड स्टेप में राइट हैंड साइड क्वांटिटी निकालते हैं, और फाइनल स्टेप में दोनों को इक्वल कर देते हैं, यानी हम गॉस लॉ को अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज देखिए, लेफ्ट हैंड वाली क्वांटिटीज में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेक करना है। कहाँ पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा कौन सा है, पी। इस पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस शीट के कारण कितना होगा, इक्वल होगा हर तरफ या चेंज होगा। तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखिए कैसे। ये हमारी शीट है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। ओके, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P किस डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, नाम क्या है, R। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कैसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये O पॉइंट नाम दे दिया इसको। अब देखिए ये काफ़ी सारे पॉइंट चार्जेस को अगर हमने किसी सरफेस पे फैला दिया तो वो क्या बन गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स ये जितने भी चार्जेस हैं, हमने कितने चार्जेस दे रखे हैं, Q चार्जेस, तो ये सारे Q चार्जेस दे रखे हैं, टोटल Q चार्जेस हैं, और ये सब इंडिविजुअल क्या है, पॉइंट चार्जेस। ओके, जैसे लाइन चार्ज किससे बनती है, काफ़ी सारे पॉइंट चार्जेस को अगर हम मिला देंगे स्ट्रेट में तो वो लाइन चार्ज बन गया। ऐसे ही अगर सरफेस पे काफ़ी सारे पॉइंट चार्जेस फैला देंगे तो वो सरफेस चार्ज बन जाएगा। तो दीज ऑल आर इंडिविजुअली पॉइंट चार्जेस। ओके, तो मैंने इस एक पॉइंट चार्ज को चूज किया, इसको नाम दिया 1। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो एक पॉइंट चार्ज कैसे बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, लाइक दिस, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आउटवर्ड। तो इस 1 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ। हमने क्या करा, इस वाले चार्ज के जस्ट अपोजिट जितनी डिस्टेंस पे ये O से ऊपर है उतनी ही डिस्टेंस पे O से नीचे हमने एक चार्ज लिया। ओके, जस्ट इसके अपोजिट, और उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उस चार्ज को मैंने नाम दिया 2। ओके, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन, इसको नाम दिया E2। ओके, तो 1 चार्ज के जस्ट अपोजिट कौन सा चार्ज है, 2 चार्ज, और 1 चार्ज का O से जितना डिस्टेंस है 2 चार्ज का भी O से उतना ही डिस्टेंस है। ओके, दीज 2 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम O। ओके, तो 2 के कारण E2 बनता है, 1 के कारण E1 बनता है। ओके, अब देखिए ये पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट की P से जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, वही डिस्टेंस P की इस वाले चार्ज से है, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, और ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, ये दोनों के लिए कॉमन है। ओके, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो अगर हम इस एंगल को थीटा कहते हैं तो इस वाले एंगल को भी थीटा ही कहेंगे। ओके, अब हम इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक्सटेंड कर देते हैं। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, थीटा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ओके, तो 1 के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 के कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 की डायरेक्शन ऐसे है, E1 की डायरेक्शन ऐसे है, नीचे की तरफ। ओके, अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा बनेगा कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, E cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, E sin थीटा। ओके, ऐसे ही इस वाले वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा बनेगा, E sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा बनेगा, E cos थीटा। ओके,
तो देखिए हमने यहाँ भी ई लिया, यहाँ भी ई लिया, यहाँ भी ई लिया, यहाँ भी लिया, हमने मैग्नीट्यूड इक्वल लिया। क्यों लिया इक्वल मैग्नीट्यूड? क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों चार्जेस से ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये वाला सेकंड चार्ज जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका मैग्नीट्यूड और फर्स्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है पॉइंट चार्ज का? 1/r²। अगर r दोनों के लिए कॉमन है, यानी ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस दोनों के लिए कॉमन है, ये वाली डिस्टेंस अगर दोनों चार्जेस के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे जो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इक्वल होगा। तो इसलिए हमने E1 और E2 का मैग्नीट्यूड E ले लिया। ओके, अब देखिए इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के कारण, इस पेयर के कारण, इस जोड़े के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कैसी आएगी? तो देखिए ये दोनों वेक्टर्स तो हो गए इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो इन दोनों का इफेक्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल की। हॉरिजेंटल में जो इनके कंपोनेंट्स है दोनों वेक्टर्स के, वो कैसे हैं? एक ही डायरेक्शन में, तो ये एड अप हो जाएंगे। यानी इस पॉइंट पे जो इन दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? हॉरिजेंटल डायरेक्शन। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में किसके अलोंग होगी? रेडियस के अलोंग, सॉरी ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस जो r है उसके अलोंग। और इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा है? परपेंडिकुलर टू शीट। यानी इस पॉइंट पे इस पेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू शीट। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऐसे काफी सारे पेयर हैं, जैसे ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, तो 3 और 4 मिलके एक पेयर बन जाता है, ये दोनों एक पेयर बन गए। ऐसे इसके साथ में ये पेयर बन गया। तो ऐसे काफी सारे पेयर है अंदर, क्योंकि इनफाइनाइट लार्ज शीट है। ओके, तो हर पेयर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कैसा होगा? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू शीट। ओके, और चूंकि ये सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस है तो डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे हमने क्या फाइंड आउट कर ली? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शीट के कारण कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू शीट, आउटवर्ड। ओके, नाउ अगर सपोज मैं इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को ऊपर ले जाता हूं तो क्या होगा? ये शीट है हमारी और इसका साइड व्यू ले लेते हैं हम। शीट का साइड व्यू लिया हमने, शीट पे चार्जेस है, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ पे है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर टू शीट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, अगर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को यहाँ लेके चला गया तो क्या डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी? नहीं, तब डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। अगर यहाँ ले लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट को तो डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे ले लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट को तो डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू शीट, परपेंडिकुलर टू शीट, परपेंडिकुलर टू शीट, परपेंडिकुलर टू शीट। यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को आप ऊपर नीचे कहीं भी लेके जाइए, आपको उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी मिलेगी? परपेंडिकुलर टू शीट। ऐसा क्यों? तो वापस से शीट का साइज कैसा है? इनफाइनाइट लार्ज, और हमारा ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा है? काफी ज्यादा। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को आप ऊपर नीचे कहीं भी लेके जाएंगे तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी? हमेशा परपेंडिकुलर टू शीट। ओके, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकल के आ रही है, इनको देखिए गौर से। दीज ऑल आर डायरेक्टेड इन ए सिंगल डायरेक्शन, ये सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी हैं। ओके, और सबके बीच में देखिए सब पैरेलल हैं आपस में। ओके, सब पैरेलल है आपस में, और सबके बीच का जो गैप है वो कैसा है? सेम है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी दिखती है हमें, पैरेलल हो और सबके बीच का गैप, सबके बीच की डिस्टेंस कैसी हो? इक्वल हो, तो इस तरह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो रिमेंबर शीट कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। देख के पता चल गया हमें। ओके, क्योंकि सारी लाइंस पैरेलल है और सबके बीच में डिस्टेंस कैसा है? इक्वल है, यानी ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सबकी डायरेक्शन इस तरफ। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत होती है कि आप किसी भी लोकेशन में, इस फील्ड के अंदर किसी भी लोकेशन पे आप चेक करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी। इसको हम चेक कर सकते हैं, देखो कैसे। और इसी तरह से इसको चेक किया गया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया,
मान लेते हैं ये एक चार्ज लिया इस तरह का, सर्कुलर रिंग ली, उस पर चार्ज है क्यू चार्ज। ओके, ये हमारी एक टेस्ट चार्ज वाली रिंग है। इस क्यू चार्ज को लिया, यहाँ पे रखा, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इस लोकेशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए इस रिंग में से यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, 2, यानी यहाँ पे क्राउडनेस कितनी है, 2 की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लाइंस बना रही है, 2 लाइन बना रही है। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, Q इंटू ई, यानी F फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब इस रिंग को लेके हमने थोड़ा आगे चले गए, यहाँ पे इसी Q वाली रिंग को, यहाँ पे भी इसमें से कितनी फील्ड लाइंस जा रही है, 2। तो यहाँ पे भी क्राउडनेस कैसी है, सेम। और हम फील्ड लाइन से पढ़ चुके हैं क्राउडनेस क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, सेम है। तो चार्ज भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी वही है, तो यहाँ भी फोर्स कैसा लगेगा, F। अब इस वाली रिंग को हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं। अब इस लोकेशन पे हमने चेक करा इस पे कितना फोर्स लगता है, तो इस लोकेशन पे भी कितना फोर्स लग रहा है, F, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही है और चार्ज भी कितना है, Q। तो हमने अलग अलग लोकेशन पे चार्ज को रखा और हमने चेक किया फोर्स कितना मिल रहा है। हमने एक मशीन लगाई, उससे फोर्स चेक करते गए, यहाँ पे मिल रहा है 100 न्यूटन, यहाँ पे मिल रहा है 100 न्यूटन, यहाँ पे मिल रहा है 100 न्यूटन। तो हमने क्या कहा, इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी आप अगर एक चार्ज को लेके रखेंगे, सपोज ये कितना चार्ज है, 1 कूलाम, 1 कूलाम को यहाँ पे रखते हैं इस लोकेशन में, तो फोर्स लगता है 100 न्यूटन। यहाँ पे रखते हैं तो फोर्स लगता है 100 न्यूटन। यहाँ पे रखते हैं तो भी कितना फोर्स लगता है, 100 न्यूटन। यहाँ रखते हैं 100 न्यूटन, यहाँ रखते हैं 100 न्यूटन। यानी चार्ज को आप ऊपर कहीं भी ले जाइए 1 कूलाम चार्ज को, नीचे कहीं भी ले आइए 1 कूलाम चार्ज को, आगे कितना भी दूर ले जाइए इस 1 कूलाम चार्ज को, इस पे हमेशा कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन। अगर इस पे हर वक्त 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है हर लोकेशन पे, 100 न्यूटन पर कूलाम। यानी यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलाम, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलाम। 10 मीटर आगे गए वहाँ भी 100 न्यूटन पर कूलाम, यहाँ भी 100 न्यूटन पर कूलाम। तो इट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी लोकेशन पे हम जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलता है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट। और डायरेक्शन भी कैसी है, सेम, इस डायरेक्शन में। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हर पॉइंट हर लोकेशन पे कैसी होती है, सेम। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, हमारी शीट बना रही है। ओके, नाउ इसको हमें लिखना पड़ेगा स्टेप 2 में, सिंस electric field and ds both are in same direction for अब देखिए मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है, कहीं भी आप देखेंगे मैग्नीट्यूड सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखते हैं। इस वाली हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी हमारे यहाँ है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया। इस सरफेस के ऊपर इस एरिया एलिमेंट ds की डायरेक्शन बताइए, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ये वाली डायरेक्शन। ओके, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है, एरिया। ओके, सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है, एरिया की डायरेक्शन। और ये जो लेंथ है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द शीट। यानी ये पूरी की पूरी लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर टू शीट।
और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है शीट के थ्रू वो भी कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, फ्लैट सरफेस पे। तो यहाँ पे थीटा कितना आया इन दोनों के बीच में, 0। ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे शीट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू शीट। यहाँ पे छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लिया ds, इसकी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू शीट, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो थीटा कितना हुआ दोनों के बीच में, 0। अब कर्व्ड सरफेस के लिए बात करते हैं। इस कर्व्ड सरफेस पे ds की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर टू शीट रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना एंगल आया दोनों के बीच में, 90 डिग्री। ऐसे यहाँ देख लेते हैं, ये ds की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो हम क्या देखते हैं, जो हमारी क्लोज गॉसियन सरफेस है उसकी कर्व्ड सरफेस पे, उसकी कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे, क्लोज सरफेस के कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे कहीं भी आप देखेंगे, इसके हर पॉइंट पे, हर पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसके पैरेलल है सरफेस के, और एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। तो यानी एंगल कितना आएगा हर पार्ट पे, हर पॉइंट पे, कर्व्ड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल आएगा तो cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो यानी cos 90 0 होते ही इस कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कितना करेगा, 0। तो यानी यहाँ पे जो इस क्लोज सरफेस से, टोटल क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसमें इस कर्व्ड सरफेस का कोई रोल नहीं होगा। ओके, क्योंकि कर्व्ड सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, केवल कहाँ पे कर रहा है, इन दो फ्लैट सरफेसेस पे। ये दो सर्कुलर फ्लैट सरफेसेस है वहाँ पे कर रहा है। क्यों, क्योंकि इन दो फ्लैट सरफेसेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच में डायरेक्शन कितना मिल रहा है, 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंक करेगा। ठीक है, तो ये सारा डायरेक्शन हो गया। देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम everywhere on the Gaussian surface and E and ds both are in same direction for flat surfaces, that is theta is equal to 0 between them, but at curved surface E and ds are at theta is equal to 90 degree with each other. Okay, so no flux will link through curved surface. ओके, ये सारी हमने डिटेल, थ्योरेटिकल डिटेल दे दी और ये देना ज़रूरी है। रीजनिंग हमने सारी बता दी क्या हो रहा है। ओके, अब हमें क्या लगाना है, सेकेंड लॉ के सेकेंड स्टेप में हमें ई डी एस फाइंड आउट करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है ई डी एस कॉस थीटा। इस ई डी एस कॉस थीटा ये किसके लिए है, पूरी क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए। ये क्लोज गॉसियन सरफेस कितने पार्ट से मिलके बनी है, 3 पार्ट से। एक ये वाला फ्लैट 1, एक ऐसे ही ये वाला फ्लैट 2, और एक ये वाली सरफेस कौन सी, कर्व्ड। ओके, तो इसको 3 हिस्सों में, 3 ओपन हिस्सों में बांट देंगे। पहली फ्लैट 1 ई डी एस कॉस थीटा कितना है फ्लैट के लिए, 0 डिग्री, प्लस कर्व्ड के लिए ई डी एस कॉस 90 डिग्री, प्लस वापस से फ्लैट 2 के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्लैट 1 सरफेस के लिए ई डी एस आ गया, ये 0 हो गया, प्लस फ्लैट 2 ई डी एस आ गया। ओके, अब देखिए हमने कह दिया है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम हर तरफ। तो ये इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाहर निकाल लेते हैं। तो डी एस फ्लैट 1 सरफेस प्लस ई फ्लैट 2 सरफेस डी एस। ओके, नाउ डी एस क्या है, इस सर्कुलर फ्लैट सरफेस का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट।
इस छोटे से एरिया एलिमेंट का एरिया कितना है, छोटा सा ds एरिया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यानी इस पूरे का सर्कुलर फ्लैट सरफेस का एरिया, क्योंकि ds बड़ा होके कितना बड़ा हो सकता है, जितना इसका एरिया है s में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ES प्लस इसका भी कितना मिलेगा, ES। तो ds का इंटीग्रेशन किया तो s, इस ds का इंटीग्रेशन किया तो s, टोटल हो गया 2ES। ओके, तो हमें क्या मिला, EDS cos थीटा इज इक्वल टू 2ES। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली सेकेंड स्टेप से। ओके, अब स्टेप 3 अप्लाई कर देना है। स्टेप 3 में क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड की वैल्यू। स्टेप 3, चार्ज, टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface। ओके, यानी क्यू नेट फाइंड आउट करना है। क्यू नेट कितना होगा, देखिए वापस से, ये क्यू नेट किसकी प्रॉपर्टी है, गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी। गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज है उससे मतलब है, नीचे प्लस प्लस दिख रहे हैं, ऊपर प्लस प्लस दिख रहे हैं, हमें लेना देना नहीं, हमें केवल किन प्लस से लेना देना है, जो इसके अंदर दिख रहे हैं, यानी उन्हीं चार्जेस से लेना देना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। कितने चार्जेस है अंदर, तो हमें चार्जेस नहीं पता, लेकिन हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, देखिए वापस से, ए यूनिट एरिया में क्यू चार्ज, तो एक यूनिट एरिया में क्यू अपॉन ए चार्ज, किसके इक्वल, सिग्मा के इक्वल। एक यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज, तो 2 यूनिट एरिया में 2 सिग्मा, 3 यूनिट एरिया में 3 सिग्मा। तो एस यूनिट एरिया में कितने होंगे, क्योंकि ये इसका एरिया कितना है, ये जो क्लोज सरफेस है, इसके जो अंदर ओपनिंग है, ये जो शीट के अंदर से पेनिट्रेट करके गया है, यही तो पोर्शन अंदर है गॉसियन सरफेस के, तो हमें इसी का तो चार्ज लेना है। तो इस पोर्शन का एरिया कितना है, एस। तो अगर एक यूनिट एरिया में सिग्मा चार्जेस हैं, तो एस यूनिट एरिया में कितने चार्जेस होंगे, सिग्मा एस। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन, हमें चार्जेस मिल गए। ओके, स्टेप 3 कंप्लीट। अब स्टेप 4 यानी फाइनल स्टेप, अप्लाई गॉस लॉ by putting values from equation 1 and 2। ओके, तो 1 and 2 से वैल्यू रखेंगे। हमारा गॉस लॉ क्या है, EDS cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। EDS cos थीटा देखिए कितना है, 2ES इज इक्वल टू क्यू नेट कितना है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल आउट हुआ, ई इज इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फाइनल रिजल्ट। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय ए शीट, चार्ज शीट अराउंड इट्स सराउंडिंग। ओके, इन इट्स सराउंडिंग। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया। नाउ फटाफट से देख लेते हैं इस फॉर्मूले की खासियत क्या है। देखिए, ये हमारा साइड व्यू है इस शीट का, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ओके, ये किस डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये दोनों डायरेक्शन में बन रहा है, इधर भी बनता है और उधर भी बनता है। ओके, अब ये शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं और सबके बीच का गैप कैसा है, इक्वल है। सो दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या करा, हमने एक चार्ज लिया 1 कूलम का, 1 मीटर पे रखा, 1 मीटर पे रखा और हमने चेक किया यहाँ पे इस पर कितना फोर्स लगता है। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। फिर इस चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को हम लेके चले गए 5 मीटर दूर, तब भी कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन।
10 मीटर दूर चले गए तब भी कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन। यानी हर लोकेशन पे फोर्स की वैल्यू सेम है, और हम चार्ज भी कौन सा लेके जा रहे हैं, सेम चार्ज, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। यानी हर लोकेशन पे चार्ज और फोर्स की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो इट मीन्स हर लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, सेम है। यानी ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को ज़्यादा करने से या कम करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है वो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। देख के लगता है, फॉर्मूले से चेक करते हैं तो फॉर्मूले के अंदर कहीं आर वाली टर्म है क्या, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है क्या, कहीं नहीं है। तो फॉर्मूले से भी ये हमारे को क्लैरिफाई होता है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। तो इसको नोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द चार्ज शीट is independent of R, यानी ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो फिर R के साथ ग्राफ बना के देखते हैं, अगर इंडिपेंडेंट है तो R के साथ ग्राफ बन सकता है क्या, बन सकता है। देखिए ऐसे R को चेंज करते चलिए, R में आप अपने ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को बढ़ाते चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई जंप या कोई डाउन नहीं आ रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू R, दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ये ग्राफ इंडिपेंडेंसी दिखा रहा है R से। तो ये पोजीशन आप कुछ भी करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई है क्वांटिटीज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कर सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर सकती है। तो एक क्वांटिटी है डेट इज सिग्मा। सिग्मा के साथ में कैसा रिलेशन है, लीनियर। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा कैसे होगी, तो देखिए हमारे पास ये एक सरफेस है, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इस सरफेस का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 100 चार्जेस दिए गए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 चार्जेस दिए गए, और हमने क्या कहा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब हर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने चार्ज हैं, 1 चार्ज। ओके, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो हर पार्ट 1 सेंटीमीटर का हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हुआ। तो 100 चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने चार्ज आएंगे, 1 चार्ज। अब मैंने चार्जेस बढ़ा दिए, 500 कर दिए, चार्ज कितना कर दिया, 500 कर दिया। तो अब हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने चार्जेस आ गए, 5 चार्जेस। ओके, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई ना। पहले चार्ज डेंसिटी कितनी थी, 100 चार्जेस, एरिया कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी कितनी थी, 1। अब चार्जेस कितने, 500, एरिया उतना ही 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, 5। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ने से ऑब्वियसली नंबर ऑफ चार्जेस बढ़े, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो तो अभी भी यूनिफॉर्म बनेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, कितना बन रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर 1 कूलम चार्ज पे 100 न्यूटन लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, 100 न्यूटन कूलम पर कूलम। ओके, मैंने यहाँ पे जो चार्जेस हैं उनकी डेंसिटी बढ़ा दी। चार्जेस की डेंसिटी जैसे ही बढ़ेगी ऑब्वियसली सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। एक यूनिट एरिया में पहले 1 चार्ज था, अब 1 यूनिट एरिया में 5 चार्ज हो गए। अब फोर्स कितना लगता है, 500 न्यूटन पर कूलम। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज़्यादा कौन कर सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, और इस कैसे कम ज़्यादा करेगा, लीनियर तरीके से, लीनियर रिलेशन है इसका। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को इन वेक्टर फॉर्म, ई वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं जो इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफिक करे, इसकी डायरेक्शन के लिए हेल्प करे राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर की हेल्प ले लेते हैं। दिस इज यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर टू शीट, और साथ ही साथ कैसी, आउटवर्ड। क्यों इनवर्ड नहीं हो सकती, हो सकती है, इनवर्ड भी हो सकती है। इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लेस देन 0 यानी Q इज नेगेटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू शीट बट इनवर्ड। अगर आपने चार्जेस नेगेटिव चार्जेस दे दिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है वो अंदर की तरफ आ जाएगा।
बस इतना ही होगा, बाकी रहेगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड भी इतना ही रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये हो गया। अगर सपोज करो इस शीट को हमने किसी वैक्यूम से मीडियम में डाल दिया, अभी तो वैक्यूम में है ये, अगर मीडियम में डाल दिया तो कुछ नहीं, फॉर मीडियम देख लीजिए, फॉर मीडियम, मीडियम के अंदर क्या करना होता है, इस फॉर्मूले के अंदर केवल एक चीज़ करनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है रिलेटिव परमिटिविटी आर, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट से किसको मल्टीप्लाई कर देना है, एप्सिलॉन आर से। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, मीडियम का। ओके, ये हो गया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, मीडियम हो गया, ग्राफ हो गया, सो इट इज़ कंप्लीटेड। अब एक चीज़ और, इसके अंदर कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमने तो कह तो दिया इस फॉर्मूले को देखकर कि E इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ R, और ये बहुत इजी हो जाता है कहना फॉर्मूले को देखकर कि हाँ E इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ R, तो आप ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए, कितना भी बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी एक लिमिटेशन है, तो ध्यान रखिए क्या लिमिटेशन है। हमने क्या कहा कि जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है इट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू साइज ऑफ द शीट, इसलिए शीट का साइज उस ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनफाइनाइट है। ये हमारी शीट है, ये शीट का टॉप, ये शीट का बॉटम। ओके, इस शीट को हम यहाँ से देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से खड़े होके देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से खड़े होके देखते हैं। जैसे जैसे हम पीछे होते जा रहे हैं शीट से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जैसे जैसे दूर होता जा रहा है शीट से, हम क्या देखते हैं, ये वाला एंगल छोटा होता जा रहा है, और इसको इतना दूर कर दिया हमने कि एक टाइम आएगा जब ये एंगल कितना हो जाएगा, 0। अगर ये एंगल 0 हो गया, उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ये दोनों लाइंस कैसी है आपस में, पैरेलल। और जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी इट मीन्स ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइंस एक ही लोकेशन से आ रही होंगी। पैरेलल लाइंस आपस में, जो हमें पैरेलल लाइंस रिसीव होती है वो एक ही पॉइंट से आ रही होती हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो ये एक ही लोकेशन से आ रही होगी, एक ही लोकेशन से आ रही होगी, तो यानी टॉप और बॉटम एक ही जगह पे आ गया। अगर टॉप और बॉटम एक ही जगह पे आ गया तो इस साइज का क्या हुआ, साइज खत्म हो गई, फिनिश। तो उस केस में जब ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को इतना बढ़ा दिया जाए कि हमारा ऑब्जर्वेशन एंगल ही 0 हो जाए, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए, यानी टॉप और बॉटम एक ही पॉइंट पे आ जाए, तो फिर ये शीट है जो शीट के जैसे बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि इसका शीट वाला साइज खत्म, डायमेंशंस खत्म, साइज खत्म। ये क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। टॉप और बॉटम एक ही जगह पे आ गए तो ये क्या बन गया, पॉइंट। तो उस केस में जब ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि जो शीट का साइज है वो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस के कंपैरिजन में कम पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर द शीट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तब फिर हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला 1 अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम करेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तब तक वैलिड है जब तक ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस शीट की साइज से कम है, और तब तक ही हम कहेंगे कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ सेम मिलेगा। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस होकर हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ सेम मिलेगा, आप तो कितनी भी दूर ले जाओ ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को। नहीं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को दूर ले जाने की एक लिमिट है। क्या लिमिट है, कि ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस शुड बी लेस देन द साइज ऑफ द शीट। ओके, ये है लिमिटेशन। ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है कंडक्टिंग प्लेट। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, फाइनल में हमने क्या लिया था देख लीजिए, दिस इज शीट जिस पे हमने चार्जेस दिए थे। ये बहुत समझना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जो अब इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग प्लेट, उसमें और इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टॉपिक ज़रूरी है। देखिए ये हमारी शीट है, ये वाली जो सामने दिख रही है। ओके, इस शीट के कोई भी शीट है उसकी थिकनेस चाहे कितनी भी ज़्यादा हो चाहे कितनी भी पतली हो, उसके सरफेस तो दो होंगी, एक S1 और एक S2। एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। जब ये नॉन कंडक्टिंग शीट है तो नॉन कंडक्टिंग के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा जाता है। तो सपोज मेरे हाथ में एक स्प्रे है, चार्ज का स्प्रे, जैसे डिओड्रेंट का होता है वैसे मेरे हाथ में चार्ज का स्प्रे है। उस चार्ज के स्प्रे को लिया, इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। हमने क्या करा, हर यूनिट एरिया में, हर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 5 चार्जेस स्प्रे करे, 5 यहाँ करे, 5 यहाँ करे, 5 यहाँ करे, 5 यहाँ करे। जहाँ चार्ज लैंड किया, जहाँ पे चार्ज गिरा वो वहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि मटेरियल कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग। तो इस पे जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हमने किया है, यानी एक्सटर्नल एफर्ट लगा के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक नहीं होता है,
इसके लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की, एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, हमने हर यूनिट एरिया में 5 चार्जेस दे दिए, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। जो चार्ज जहाँ गिरा, लैंड हुआ, वो वहीं रुका रहेगा, वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, चार्ज के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे, नॉन कंडक्टिंग में। अब दूसरी बात सुनिए, हमने इस सरफेस को चार्ज दिया तो इसी सरफेस पे चार्ज है, ये वाली सरफेस ब्लैंक है, इस पे चार्ज नहीं आया है। समझिए इस बात को, मैं थिकनेस दिखा रहा हूँ आपको। ये जो शीट है इसका साइड व्यू लिया और इसकी थिकनेस वैसे तो काफ़ी कम होती है, लेकिन हम इसको जूम करके देख रहे हैं। तो देखिए इसके पास 2 सरफेस है, 1 2। हमने इस वाली सरफेस को चार्ज दिया, कैसा चार्ज दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तरीका क्या है, हर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ चार्जेस सेम रखे। ओके, ये जो चार्जेस हैं ये दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, राइट हैंड साइड में भी और इस सरफेस के साइड में भी। यहाँ पे चार्जेस नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी बनेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है, इस मीडियम के अंदर से बन रहा है। इस नॉन कंडक्टिंग, मान लेते हैं प्लास्टिक की शीट है, तो इस प्लास्टिक की शीट के अंदर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में जा रहा है। चार्जेस सेकंड सरफेस को दिए हैं तो सेकंड सरफेस में ही रहेंगे। ओके, अगर आपने फर्स्ट सरफेस पे चार्ज चाहिए तो आपको फर्स्ट सरफेस पे चार्ज देने के लिए आपको बाहर से और चार्ज लाने पड़ेंगे, और उनको एक्सटर्नल सपोर्ट से एक्सटर्नल एफर्ट लगा के उनको आपको यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म जैसा आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वैसे करना पड़ेगा। लेकिन हमने इस शीट में एक सरफेस पे चार्ज दिया, दूसरी सरफेस ब्लैंक पड़ी है तो ब्लैंक ही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ बनता है। ये अंतर है कंडक्टिंग में और नॉन कंडक्टिंग में। अब बात करते हैं प्लेट की। ये है प्लेट। प्लेट मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग। इसकी और इसकी थिकनेस सेम होती है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग को हम क्या कहते हैं, शीट, नॉन कंडक्टिंग। ओके, और ये प्लेट कंडक्टिंग। अब देखिए इसके पास ही 2 सरफेस है, यहाँ पे मैंने कितने चार्जेस दिए, क्यू चार्जेस, मान लेते हैं 100 चार्जेस दिए। अब प्लेट के केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे 100 चार्जेस दूंगा तो ये 100 चार्जेस इस सरफेस पे गए, पहले इस सरफेस को कवर करेंगे, फिर बाद में इस वाली सरफेस पे भी आ जाएंगे। ओके, तो 100 में से कितने चार्जेस इस वाली सरफेस पे रहेंगे और इस वाली सरफेस पे रहेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ ले रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जो कंडक्टिंग प्लेट ले रहे हैं, वो कैसी है, उसकी सरफेस रेगुलर है या इरेगुलर है। हमने प्लेट लिया, प्लेन सरफेस की प्लेट ली, तो 100 में से यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे वो 50 आएंगे और बाकी 50 चार्जेस पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑटोमेटिक होगा। चार्ज को हम 100 चार्जेस को ऐसे ऐसे रखेंगे नहीं, अलग अलग लोकेशन पे स्प्रे नहीं करेंगे, हम 100 चार्जेस को एक ही पॉइंट पे स्प्रे कर देंगे, सरफेस के एक ही पॉइंट पे स्प्रे कर देंगे। ये 100 चार्जेस ऑटोमेटिकली रिपल्शन के कारण एक दूसरे से दूर भागेंगे। कितना दूर भागेंगे, जितना दूर भाग सकते हैं, मैक्सिमम कितना दूर भाग सकते हैं, जितना प्लेट का साइज है। तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे और रिपल्शन के कारण दूर भागते भागते दोनों सरफेस को कवर कर लेंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि सरफेस कैसी है, रेगुलर। ओके, सरफेस की शेप पे डिपेंड करता है, अगर इरेगुलर शेप होगी तो चाहे कंडक्टर हो तो भी उस पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ये हमने कैसी ली है, प्लेट ली है, सिंपल ऐसा एक प्लेट लिया है। ओके, तो इसमें हमने एक ही पॉइंट पे, एक सरफेस की एक ही पॉइंट पे हमने चार्ज रखा, उस एक पॉइंट से उसने एक सरफेस को कवर किया, फिर एक सरफेस से पीछे दूसरी सरफेस पे चले गए, और जाते किसके थ्रू है, मीडियम के थ्रू। चूँकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है, तो ये चार्जेस पहली सरफेस से दूसरी सरफेस पे आ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से प्लेट में यानी कंडक्टिंग में, कंडक्टर में और नॉन कंडक्टर में फ़र्क होता है। शीट के अंदर आपने एक जगह पे चार्ज दिया, वहीं पड़ा रहेगा, एक सरफेस पे चार्ज दिया तो एक ही सरफेस पे रहेगा, पीछे वाली सरफेस खाली रहेगी। आपने यहाँ पे चार्ज दिया, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर आपने कंडक्टर में चार्ज दिया, एक पॉइंट पे चार्ज दिया, पहले एक सरफेस को कवर किया, फिर दूसरी सरफेस पे चले गए। दूसरी सरफेस पे चले गए चार्जेस, कितने चार्जेस चले जाएंगे, तो 100 हैं तो 50 इस सरफेस पे रहेंगे, 50 इस सरफेस पे रहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 50-50 हो जाएंगे दोनों सरफेस पे, तो दोनों सरफेस के बीच में रिपल्शन का फोर्स कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ना तो इस वाली सरफेस से इधर कोई चार्ज जाएगा, ना इस वाली सरफेस से कोई इधर चार्ज आएगा, यानी फिर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। और जब चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, चार्जेस हैव गॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि हाँ, अब चार्ज मूव नहीं करेगा, अपनी लोकेशन नहीं छोड़ेगा। जब तक चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं होता है,
तब तक चार्जेस मोशन में रहते हैं, और जैसे ही चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया फिर चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी अब कोई भी चार्ज ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नहीं होगा। ओके, जैसे ये कंडक्टिंग शीट है, हमने एक पॉइंट पे 100 चार्जेस रखे, तो ये 100 चार्जेस पूरे 50 पहले यहाँ फैल गए, बाकी के 50 पीछे वाली सरफेस पे आ गए। ओके, 50 यहाँ आ गए, 50 यहाँ पे आ गए। अब ये सब चार्जेस क्या है, एक दूसरे के बीच में रिपल्शन और टेंशन का फोर्स कैसा हो चुका है, इक्वल, मतलब बैलेंस। अब एक चार्ज ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ऐसे ही उसके सराउंडिंग वाले चार्ज के साथ होगा। सराउंडिंग वाला चार्ज भी ना राइट में जाएगा ना लेफ्ट में जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, क्योंकि आगे भी चार्ज है पीछे भी चार्ज है। तो हर चार्ज में क्या हो गया, आपस में एक दूसरे से फोर्स के थ्रू बन चुके हैं, और ये फोर्स कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड। एक सिचुएशन आ गई जहाँ पे सारा सिस्टम सैचुरेटेड सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो चुका है, अब ये चार्जेस हिलेंगे नहीं डुलेंगे नहीं, फिर हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके, तो प्लेट में और शीट में यही अंतर है, शीट में एक सरफेस पे चार्ज रहता है, प्लेट में दोनों सरफेस में चार्जेस आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें एक्सटर्नल एफर्ट की, एक्सटर्नल सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमने केवल चार्जेस को लेके रखना है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों सरफेस में। ये वाला जो मीडियम है कंडक्टिंग मीडियम, मान लेते हैं मेटल की शीट प्लेट है, तो मेटल जो है ऐसे चार्जेस को अपने अंदर से अलाउ करता है। ध्यान रख लीजिए, कंडक्टर जो होता है चार्जेस का चलना अलाउ करता है, चार्जेस का रुकना अलाउ नहीं करता। नॉन कंडक्टर चार्जेस का चलना अलाउ नहीं करता, लेकिन चार्जेस का रुकना अलाउ करता है। तो ये रुकना अलाउ कर रहा है, चार्जेस रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट शीट एंड प्लेट का डिफरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं प्लेट। थैंक यू।